चैनल योर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है ईवीएस पेडागोजी एंड मिक्स पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सी टेट, रीट, ऑल टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेली लाइव टेस्ट आपका हो रहा है, चाहे सीडीपी हो चाहे ईवीएस हो। लाइव टेस्ट से ये बेनिफिट है कि आपका प्रैक्टिस हो रहा है। दूसरी चीज़ है नया क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपको पता चल रहा है। तीसरी चीज़ है आपका डाउट क्लियर हो रहा है। तो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। तो लाइव टेस्ट मिस मत करिए, डेली दीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप #योर सक्सेस कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं दोस्तों, आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस मौसम में पेड़ से पत्तियां गिरती हैं? ऑप्शन ए है बसंत ऋतु, ऑप्शन बी है शरद ऋतु, ऑप्शन सी है ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन डी है शीत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस मौसम में पेड़ से पत्तियां गिरती हैं? अगर मैं बात करूं दोस्तों बसंत क्या है हमारा स्प्रिंग सीजन होता है। इसमें क्या होता है, पेड़ जो है हरा भरा हो जाता है। अगर मैं शरद की बात करूं तो उसको बोलते हैं ऑटम सीजन। इसमें क्या होता है, शरद ऋतु जो मौसम होता है ये बहुत शुष्क और हवादार होता है। इस मौसम में पत्तियां जो है बहुत जल्दी सूख जाती हैं और गिरने लगती हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों बी होगा शरद ऋतु। बल्कि हमारा ग्रीष्म गर्मी और सर्दियों में ऐसा नहीं होता है, बसंत में भी नहीं होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है बी हमारा राइट ऑप्शन है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। रैपिड फायर चलेगा दोस्तों, चलते रहेंगे। जल्दी जल्दी आप लोगों को आंसर करना है क्योंकि जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन ये जरूरी है। बाकी आप लोग आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। डीडीटी क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, डीडीटी क्या है? एक एंटीबायोटिक है, ऑप्शन बी गैर अवक्रमण प्रदूषक है, सी नष्ट होने योग्य उर्वरक है, डी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डीडीटी क्या है? देखिए दोस्तों, अगर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ये जो होता है फोम विनिर्माण उद्योगों में ये इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन इस टाइम जो है इसका उपयोग बंद कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया इस पर। और अगर मैं बात करूं नष्ट होने योग्य उर्वरक, एक एंटीबायोटिक नहीं है। अगर मैं बात करूं बी ऑप्शन गैर अवक्रमण प्रदूषक, तो डी क्या होता है, जिन प्रदूषक को प्रकृति में सरल हानि रहित पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है उन्हें हम लोग कहते हैं गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। गैर अवक्रमण को क्या कहते हैं हम लोग? गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहा जाता है। जैसे इसमें आता है दोस्तों डीडीटी आता है, दूसरी चीज़ है प्लास्टिक आता है, पॉलीथीन आता है, बैग आता है, शीशा आता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ होगा हमारा राइट ऑप्शन, बी हमारा राइट ऑप्शन है। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, मौसम के सही क्रम का चयन करना है। ऑप्शन ए है शरद ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु। ऑप्शन बी में दिया गया है शीत ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। ऑप्शन सी में दिया गया है ग्रीष्म ऋतु आता है पहले, या बसंत ऋतु आता है, शरद ऋतु आता है, या शीत ऋतु आता है। ऑप्शन डी में बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु पहले आएगा, फिर सर्दी आएगी, फिर बसंत आएगा, फिर शरद आएगा। इसको जो है आपको क्रम से लगाना है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है दोस्तों? क्रम से लगा के बताइए हमें इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों मैं बता देता हूं, ये ऋतुएं जो होती हैं अपनी धुरी पर जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के कारण होती हैं। ऋतुएं क्यों होती हैं? ऋतुएं जो लगाई गई हैं क्रम से, ये क्यों होती हैं? क्योंकि ऋतुएं जो है अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। जिसका सही क्रम मैं बता देता हूँ। पहला आपका आता है शीत ऋतु हो गया। कहाँ लिखा है? ऑप्शन बी में देखिए, शीत ऋतु आता है। फिर उसके बाद आपका आएगा बसंत ऋतु आएगा, फिर उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आएगा, फिर शरद ऋतु आएगा। शीत ऋतु कब होता है आप सभी जानते हैं, जनवरी फरवरी में होता है। बसंत ऋतु कब आता है? ये आता है मार्च अप्रैल में। ग्रीष्म ऋतु आप सभी जानते हैं मई जून हो गया। और शरद जो होता है अगस्त सितंबर का महीना होता है। तो राइट ऑप्शन जो हमारा है बी ऑप्शन हमारा राइट है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा,
निम्नलिखित में से किसने परिवार के कार्यों को दो रूपों में विभाजित किया? ऑप्शन ए है और बुन ने, ऑप्शन बी है हुंडबेर्ग ने, ऑप्शन सी है मैक्लुअर ने, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने परिवार के कार्यों को दो रूपों में विभाजित किया? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं इसको दोस्तों, मैक्लुअर जी ने जो है परिवार के कार्यों को दो रूपों में विभाजित किया था। एक है हमारा आवश्यक और दूसरा है गैर जरूरी। ये दो भागों में विभाजित किया है, एक है आवश्यक, दूसरा है गैर जरूरी। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा दोस्तों, सी हमारा राइट होगा, मैक्लुअर ने। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। ऑर्गमन और हुंडबेर्ग ये नहीं होगा, ऑप्शन हमारा सी हमारा राइट है। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्लियर हो गई होगी ये बात। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई जिसमें पर्यावरण शब्द उत्पन्न हुआ? बताइए उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई जिसमें पर्यावरण शब्द का उत्पन्न हुआ? ऑप्शन ए है लैटिन, ऑप्शन बी है ग्रीक, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन डी है इटली। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए इसको जल्दी से दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि रैपिड फायर चल रहा है, क्वेश्चन हमें जल्दी से कराना। जितनी जल्दी क्वेश्चन हो सके वही मेरे लिए काफ़ी है। आप समझ सकते हैं ये चीज़। अगर मैं दोस्तों बात करूं, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रांसीसी शब्द एनवायरन से हुई। फ्रांसीसी शब्द एनवायरन से हुई, जो हमारे आसपास के वातावरण को क्या करता है? संदर्भित करता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों फ्रांसीसी होगा, बल्कि लैटिन, ग्रीक, इटली नहीं होगा। फ्रांसीसी शब्द एनवायरन से हुई है, तो इसका राइट ऑप्शन सी है हमारा दोस्तों। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे आते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, ईवीएस के साथ तापमान, दबाव, ऊष्मा और ऊर्जा का अध्ययन अन्य विषय में किया जाता है। बताइए किस विषय में किया जाता है? ऑप्शन ए है रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में किया जाता है, ऑप्शन बी है भौतिकी और जीव विज्ञान में किया जाता है, ऑप्शन सी है जीव विज्ञान में किया जाता है, ऑप्शन डी है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तब तक आप लोग आंसर करिए, मैं कुछ चीज़ें बता दूं आपको। पर्यावरण जो है दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान की 3 शाखाओं के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। और जो पर्यावरण की जो जैविक घटक हैं, इसमें क्या क्या आता है? एक तो आता है आपका पौधे और पशु आता है और सूक्ष्म जीव, ये सब शामिल होते हैं, जिनका मतलब जो होता है जीव विज्ञान से होता है, जिनका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? जीव विज्ञान में करते हैं। लेकिन जबकि मैं बात करूं, ये तापमान, ऊष्मा और ऊर्जा, ये अजैविक घटक का जो है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में अध्ययन हम लोग करते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हम जो है ईवीएस के साथ तापमान, दबाव, ऊष्मा और ऊर्जा का अध्ययन किस विषय में करते हैं? तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में करते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो राइट होगा दोस्तों डी हमारा राइट होगा। ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। रैपिड फायर चलेगा दोस्तों, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, बस आंसर आप लोग करते रहिए क्योंकि आपने कितना पढ़ा है ये जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 आप पर ये रहा दोस्तों, क्या शिक्षार्थियों और शिक्षकों दोनों को निरंतर प्रक्रिया प्रदान करता है? क्या है जो शिक्षार्थियों और शिक्षकों दोनों को निरंतर प्रक्रिया प्रदान करता है? उसको कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी सतत और व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन डी शिक्षार्थी या पाठशाला संबंधी मूल्यांकन। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, तब तक मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। योगात्मक मूल्यांकन को क्या कहते हैं? इसको हम लोग दोस्तों सीखने का आकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीखने का आकलन। अगर मैं सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करूं तो ये एक नीति है जो 2009 में आरंभ किया गया था। अगर मैं रचनात्मक मूल्यांकन की बात करूं दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो साधन है जिसका उपयोग शिक्षक द्वारा सहयोगी वातावरण में छात्र की प्रगति की निरंतर निगरानी के लिए किया जाता है, क्योंकि ये छात्र जो है अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में अवसर प्रदान करता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि रचनात्मक मूल्यांकन का हम लोग प्रयोग किस लिए करते हैं।
ये चीज़ हुई क्लियर। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन होगा, क्योंकि इसमें शिक्षक द्वारा जो सहयोगी वातावरण छात्र की प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है, जिसमें छात्र अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सके। तो हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों। देखिए, जिन्होंने लाइक नहीं करा है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइव टेस्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करने की कोशिश करा करें, क्योंकि पढ़ाने में मज़ा तभी आता है दोस्तों जब आप लोग ज़्यादा लोग होते हैं। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए। जब ज़्यादा लोग होते हैं ना तो यहाँ से हमको क्या मिलता है? एक मोटिवेट मिलता है। इसलिए आपको जो है लाइक शेयर करने के लिए बोला जाता है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, मिस मत करिए, इसलिए बताया जाता है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, वो हमारा हैदराबाद में है, और ये भारतीय तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में है, जो हैदराबाद से लगभग 24 किलोमीटर दक्षिण में है। तो हमारा जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो हैदराबाद में है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों बी हमारा राइट ऑप्शन होगा, हैदराबाद। दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु में नहीं है। ऑप्शन हमारा बी राइट है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, वह स्थान जहां हवाई जहाज को रखा जाता है किसके रूप में हम लोग जानते हैं? ऑप्शन ए है हैंगर, ऑप्शन बी है गार्डन, ऑप्शन सी है स्टोर हाउस, ऑप्शन डी है लैंजर। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जहां पर हवाई जहाज को रखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। अगर दोस्तों मैं हवाई जहाज की बात करूं तो हवाई जहाज को जहां रखा जाता है उसे हम लोग हैंगर बोलते हैं। गार्डन में नहीं रखा जाता है कि गार्डन में ऐसे ही लगा दिया। स्टोर हाउस तो नहीं होता है, लैंजर नहीं होता है। हैंगर कहा जाता है क्योंकि ये एक बंद इमारत संरचना होती है और जिसमें जो है विमान, जहाज, ये सब रखे जाते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ए हमारा राइट ऑप्शन होगा, हैंगर बोलते हैं उसको। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये वन लाइनर क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। आगे आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग आंसर करिए, क्योंकि जितना जल्दी क्वेश्चन हो सके वो जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा दोस्तों, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है दिल्ली को जाना जाता है, ऑप्शन बी है मुंबई को, ऑप्शन सी है कोलकाता को, ऑप्शन डी है चेन्नई को। बताइए किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? वित्तीय का मतलब होता है फाइनेंशियल, ये चीज़ समझ लीजिएगा। वित्तीय को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर मैं बात करूं दोस्तों मुंबई को दोस्तों हम लोग भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जानते हैं, दिल्ली को नहीं जानते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, ब्रिटिश राज के तहत जब ब्रिटिश राज चलता था तब कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी। ये चीज़ याद रखिएगा, जब ब्रिटिश राज था तो जो भारत की राजधानी थी तब वो कोलकाता थी। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, वित्तीय की राजधानी के रूप में अगर जाना जाता है तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों बी हमारा राइट ऑप्शन है, मतलब मुंबई। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा दोस्तों, चैरव नृत्य किस राज्य में संबंधित है? ऑप्शन ए है मणिपुर में, ऑप्शन बी है मेघालय में, ऑप्शन सी है मिजोरम में, ऑप्शन डी है त्रिपुरा में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? चैरव जो नृत्य है, मतलब नाच जो है, वो किस राज्य से संबंधित है? ये हमें आंसर करके बताइए। जल्दी फटाफट आंसर करिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि रैपिड फायर चलना है। जल्दी जल्दी, है ना, समझ सकते हैं आप लोग। लाइक शेयर में कमी ना रखिए दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ,
लाइक शेयर में कंजूसी क्यों होती है? देखिए फ्री होता है। अगर आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन अच्छे लेके आता हूँ, आपकी कोई मदद मैं कर रहा हूँ, तो आप ये अपने मन से सोच सकते हैं कि हमें शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना उतना पढ़ाने में मज़ा आता है ना। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो बताइए क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर मैं बात करूं दोस्तों, चैरो जो है वो हमारा मिजोरम के सबसे पुराना पारंपरिक जो है नृत्य में से एक है, क्योंकि इसमें जो है बांस के उपयोग के कारण ये सबसे लोकप्रिय बांस नृत्य के रूप में जाना जाता है। समझ गए? ये नृत्य जो है त्योहार और बड़े अवसर में किया जाता है, जब फसल की पर्याप्त मात्रा होती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, सी हमारा राइट ऑप्शन है मिजोरम। और मिजोरम जो है, मिजोरम में चैरो जो नृत्य है सबसे पुराना जो है पारंपरिक नृत्य में से एक है। ये चीज़ याद रखिएगा। हमारा जो राइट ऑप्शन है सी, ए हमारा नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी और डी नहीं होगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। एक पूर्णतः विकसित चक्रवात शांत केंद्र का निर्माण करता है। ऑप्शन ए है चक्रवात की आंख, ऑप्शन बी है चक्रवात का व्यास, ऑप्शन सी है चक्रवात का उपपरिकेंद्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए कमेंट में आपके देखता हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा करा सकें, इसलिए आप ये चीज़ समझ सकते हैं। आप लोगों के कमेंट हमें दिख रहे हैं, आपके आंसर दिखते हैं, और बाकी आप लोग जो है फटाफट आंसर करते रहिए। बाकी क्वेश्चन जो है हमें जल्दी से जल्दी कराना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ, एक पूर्णतः जो विकसित चक्रवात शांत का केंद्र का निर्माण करता है, उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं चक्रवात की आंख। ये आंख क्या है? ये आंख जो है वो क्षेत्र है जहां पर वायु दाब बहुत कम होता है और वहां पर बादल नहीं होते हैं, और जो हवा होती है बहुत धीमी होती है। जहां पर आंख का अगर मैं व्यास बात करूं, आंख का जो व्यास होता है लगभग 10 से 50 किलोमीटर होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि चक्रवात की आंख कहने का मतलब क्या है। वो क्षेत्र जहाँ पर वायु दाब बहुत कम होता है, बादल नहीं होते हैं और हवा बहुत धीमी होती है, और व्यास वहाँ का जो है 10 से 50 किलोमीटर होता है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, चक्रवात की आंख। एक हमारा ऑप्शन राइट होगा, ए हमारा राइट ऑप्शन है। ये चीज़ आपको हुई क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा दोस्तों। टाइफून किसका एक प्रकार है? ऑप्शन ए है चक्रवात, ऑप्शन बी है बाण, ऑप्शन सी है भूकंप, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, मतलब उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, अगर मैं टाइफून की बात करूं, टाइफून जो है दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में चक्रवात का एक प्रकार होता है। क्या होता है? दक्षिण पूर्व एशिया में, ये याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में चक्रवात का एक प्रकार है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा, वन लाइनर क्वेश्चन था, ऑप्शन हमारा ए राइट है। चक्रवात इसको बोलते हैं, टाइफून को बाढ़ नहीं बोलते, भूकंप नहीं बोलते, और उपरोक्त सभी तो बिल्कुल ही नहीं है। ए ऑप्शन हमारा राइट है। बहुत बढ़िया दोस्तों। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। खनिज की कमी किसके कारण होती है? ऑप्शन ए है क्वासिऑर्कर, ऑप्शन बी है टेटनी, ऑप्शन सी है शक्ति का घटना, ऑप्शन डी है मानसिक मंदता। बताइए खनिज की कमी क्या कारण होती है, किसके कारण होती है बताइए, और खनिज की कमी से क्या होता है, मतलब ये चीज़ बताना है आपको। जल्दी जल्दी आंसर करिए दोस्तों। अगर मैं दोस्तों क्वासिऑर्कर की अगर मैं बात करूं, तो आप सभी जानते हैं कि ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। और अगर मैं खनिज की बात करूं, तो खनिज जो होता है दोस्तों ये एक अकार्बनिक तत्व है, और ये जो है ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, लेकिन बीमारी की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, और शरीर के कार्यों में इनकी बहुत भूमिका निभाते हैं ये लोग। और इसकी बात करूं, इसकी कमी से जो है, खनिज की कमी से टेटनी पैदा होती है। क्या पैदा होती है? टेटनी। जो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, बी हमारा राइट ऑप्शन होगा, टेटनी। बल्कि हमारा ए सी डी नहीं होगा, बी हमारा राइट ऑप्शन है। ये चीज़ आपको समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा।
उत्पादन की क्रिया में सहायता करने वाली गतिविधियां कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। उत्पादन की क्रिया में सब सहायता करने वाली गतिविधियां कौन सी है? ऑप्शन ए है प्राथमिक गतिविधियां, ऑप्शन बी है द्वितीयक गतिविधियां, ऑप्शन सी है तृतीयक गतिविधियां, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उत्पादन की क्रिया में सहायता करने वाली गतिविधियां, इसका राइट ऑप्शन बताइए। तब तक मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए अगर दोस्तों मैं बात करूं प्राथमिक गतिविधि, तो ये जो होती है ये पर्यावरण पर निर्भर करती है। सुनिएगा मेरी बात को। और प्राथमिक जो है गतिविधि में इसमें आता है जो आपका शिकार आएगा, कटाई आता है, और अगर मैं देहाती अगर गतिविधि की बात करूं जैसे मछली पकड़ना हो गया, कृषि हो गया, खनन हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं ये प्राथमिक गतिविधि में आएगी। अगर मैं द्वितीय गतिविधि की बात करूं तो इसमें जो होता है कच्चे माल को मूल्य के साथ उत्पाद में बदलते हैं। क्या करते हैं? कच्चे माल को मूल्य के साथ उत्पाद में बदलते हैं। अगर मैं बात करूं तृतीय गतिविधि की, तो ये गतिविधि जो है स्वयं एक अच्छा उत्पादन नहीं करती हैं, लेकिन उत्पादन की क्रिया में सहायता करती हैं। जैसे मैं बात करूं तृतीय गतिविधि में आपका जो आता है व्यापार आता है, परिवहन आता है, संचार सुविधाएं आती हैं, ये चीज़ आता है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि उत्पादन की क्रिया में सहायता करने वाली गतिविधि हमारी तृतीय गतिविधि होगी। ऑप्शन हमारा जो राइट होगा दोस्तों सी राइट होगा, क्योंकि तृतीय गतिविधि में व्यापार, परिवहन, संचार सुविधाएं ये सब आती हैं। समझ गए? लेकिन ये उत्पादन की क्रिया में जो है ना बहुत ज़्यादा सहायता करती है तृतीय गतिविधि, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हमारी ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? बताइए। ऑप्शन ए है सीसा, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है जस्ता। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? देखिए दोस्तों इनमें आप लोग बहुत लोग आंसर कर रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों जो है सब्सक्राइब भी चैनल कर लें, क्योंकि आंसर आपके दिख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब आपने नहीं किया है। और सब्सक्राइब इसलिए कहा जाता है कि डेली लाइव टेस्ट हो रहा है, आप लोग मिस ना करिए। एक एक नंबर जरूरी है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो, आप जानते हैं कि 82 नंबर 83 नंबर जो सोचते हैं कि 83 नंबर आ जाए, ये सारे तो एक एक नंबर से रुकता है, एक एक नंबर से जो है क्वालिफाई रुकता है, ये समझ लीजिए। तो वैल्यू एक नंबर की कितनी होती है आप समझ सकते हैं। तो हमें एक नंबर भी मिस नहीं करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पर दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों पारा, अगर मैं पारा की बात करूं तो पारा एक धातु होती है जिसको हम लोग किस में बदलते हैं? ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और पारा जो है दोस्तों एक रासायनिक तत्व है। और इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक जो होता है Hg होता है। और परमाणु क्रमांक की बात करूं तो ये 80 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80 होता है। और इसको आमतौर पर, सुनिएगा मेरी बात को, इसको आमतौर पर क्विक सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर। ये चीज़ याद रखिएगा, पारा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं पारा। ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, पारा। ठीक है, बल्कि हमारा सीसा, चांदी, जस्ता नहीं होगा। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त, सही खेल लो दोस्तों, सही खेल लो। ऐसे ही बस करना है दोस्तों। मज़ा आ रहा है दोस्तों, हमें भी मज़ा आ रहा है, पढ़ाने में जोश आ रहा है। तो जोश जानते हो कहाँ से मिलता है? आप जब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आप लोग आंसर कर रहे हैं, तो इससे हमें जो है ना मोटिवेट मिल रहा है, इससे ही हमें जोश मिल रहा है। बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा, हमारे वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए हमारे वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? फटाफट आंसर करा करिए, बातों में नहीं लगना है भाई, बातों में नहीं लगना। बातें तो बाद में हो जाएंगी, एग्जाम क्लियर करो, नौकरी पाओ, उसके बाद तो बातें बाद में भी हो सकती है। ये चीज़ समझ सकते हो ना। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं वायुमंडल, वायुमंडल में जो होता है वायु विभिन्न गैसों अणुओं से बनी होती है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में कितना परसेंट पाई जाती है? 78% पाई जाती है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की,
तो ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है, ठीक है। और आर्गन की मैं बात करूं तो आर्गन जो है 1% पाई जाती है, बाकी जो है अन्य अणुओं में मौजूद, लेकिन इनकी अणु मात्रा जो है बहुत कम होती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी जो पाए जाते हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा दोस्तों नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन। हमारा जो राइट होगा दोस्तों सी राइट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा, राजस्थान के पुरुष पहनते हैं, ऑप्शन ए है साफा पहनते हैं, ऑप्शन बी है दस्तर पहनते हैं, ऑप्शन सी है फेटा पहनते हैं, ऑप्शन डी है फिरन पहनते हैं। राजस्थान के पुरुष क्या पहनते हैं, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर मैं तब तक आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, अगर मैं फेरन की बात करूं तो फेरन जो है ये आप जानते हैं, बोलेंगे कि ये सर जी कश्मीर में पहने जाने वाला जो है ना। अगर मैं बात करूं फेटा की तो फेटा जो है दोस्तों महाराष्ट्र और मैसूर में, कहाँ पर, महाराष्ट्र और मैसूर में पहना जाता है। अगर मैं दस्तर की बात करूं तो दस्तर जो है दोस्तों पंजाब में पहना जाता है, ठीक है। और अगर मैं साफा की बात करूं तो साफा जो है दोस्तों आपका आता है राजस्थान में। तो राजस्थान के पुरुष क्या पहनते हैं, साफा पहनते हैं। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, साफा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं दोस्तों। भारत में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है भोपाल। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको जो है पहले बोला जाता था बोरझार, पहले ये जो है बोरझार के नाम से था। और ये जो है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली नाम से क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका नाम जो है एक स्वतंत्रता सेनानी असम के जो पहले मुख्यमंत्री हैं उनके नाम पर रखा गया है। और ये जो है असम से 26 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये जो आता है आपका दोस्तों ऑप्शन बी गुवाहाटी में आता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा गुवाहाटी में, भारत के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी राज्य में स्थित है। ये चीज़ आपको ही क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अवधारणाओं की समझ को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ए है खेल, ऑप्शन बी है अध्ययन यात्रा, ऑप्शन सी है पहेली, ऑप्शन डी है संगीत। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों, खेल हो गया आपका, और पहेली हो गई, और संगीत हो गया। ये चीज़ जो है बच्चों के समग्र विकास के लिए जो है गतिविधि की जाती है। किसके लिए की जाती है, समग्र विकास के लिए। अगर मैं अध्ययन यात्रा की बात करूं, अध्ययन यात्रा आपका हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ये जो गतिविधियां हैं ये अवधारणाओं की समझ को प्रोत्साहित करती है। तो अवधारणाओं की समझ को जो प्रोत्साहित करती है वो हमारा जो होता है दोस्तों अध्ययन यात्रा भी होता है और प्रोजेक्ट भी होता है। तो आंसर जो हमारा राइट होगा बी हमारा राइट होगा, बल्कि हमारा खेल पहेली संगीत ये हमारा जो है समग्र विकास में किया जाता है इसका, तो ये नहीं होने वाला है। तो हमारा बी राइट होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये रहा, बौद्धिक शिक्षण सिद्धांत। यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग कर लीजिए प्रायोगिक, बौद्धिक की जगह आप लोग प्रायोगिक कर लीजिए दोस्तों। मिस प्रिंट है क्वेश्चन में, प्रायोगिक कर लीजिएगा। प्रायोगिक शिक्षण सिद्धांत में कार्ल रोजर ने कितने प्रकार के शिक्षण को प्रतिष्ठित किया। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 1। बताइए कार्ल रोजर ने कितने प्रकार के शिक्षण को प्रोत्साहित किया, प्रतिष्ठित किया सॉरी। अगर मैं बात करूं कार्ल रोजर की, तो कार्ल रोजर इन थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंट लर्निंग 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग कॉग्निटिव। एक तो आता है आपका मीनिंगलेस, एक आता है मीनिंगलेस, एक आता है आपका एक्सपेरिमेंटल। अगर मैं मीनिंगलेस की बात करूं तो मीनिंगलेस जो रिलेटेड होता है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब मीनिंगलेस इट इज रिलेटेड विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल की बात करूं तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज रिलेटेड विद नीड्स एंड वांट टू द लर्नर, मतलब
एक्सपेरिमेंटल जो रिलेटेड करता है हमारी ज़रूरतें और चाहतों पर, मतलब नीड्स एंड वांट्स की बात कर रहा हूँ, नीड्स एंड वांट्स, ये चीज़ होगी। तो बहुत ये जो शिक्षण सिद्धांत में कार्ल रोजर ने जो है 2 प्रकार के शिक्षण को प्रतिष्ठित किया है। तो ऑप्शन हमारा जो होगा राइट, बी ऑप्शन राइट होगा। एक हो गया आपका मीनिंगलेस, एक हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल। तो ये चीज़ आपको ही क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य किसमें सुधार करना है? ऑप्शन ए है अवलोकन कौशल में, ऑप्शन बी है संवेगात्मक कौशल में, ऑप्शन सी है चिंतन कौशल में, ऑप्शन डी है बोलने संबंधी कौशल में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आंचल पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जांच पड़ताल और कल्पना परक वाले प्रश्न पूछती है, उसका उद्देश्य क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन फटाफट करिए दोस्तों, जल्दी रुकना नहीं है। देखो जोश में आओ, जोश है तो सब कुछ है। लाइक शेयर में कमी नहीं करना, एकदम बिल्कुल फैला दो, बिल्कुल लाइक शेयर करते रहिए, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दें। आते हैं क्वेश्चन नंबर पर दोस्तों। अगर मैं अवलोकन की बात करूं तो अवलोकन का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं ओवरव्यू या फिर ऑब्जर्वेशन। अगर मैं संवेगात्मक की बात करूं तो इसको हम लोग मोमेंटम भी बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में नहीं कहते हैं संवेग। क्या होता है? भय, डर, ये सब होता है ना, एक्साइटेड, ये सब आता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों चिंतन कौशल, तो आंचल द्वारा जो है ऐसा करना चिंतन कौशल में सुधार करना है। क्यों भाई? चिंतन कौशल जो है मानसिक एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? समस्या को हल करना, निर्णय लेना, प्रश्न पूछना, योजना का निर्माण करना, विचारों का मूल्यांकन करना, सूचना को संगठित करना। तो देखिए आंचल कर क्या रही है? कल्पना परक और जांच पड़ताल कर रही है, निर्णय ले रही है, ये सारी चीजें, समस्याओं को हल करना, योजनाओं का निर्माण करना। तो ये चीज जो आता है दोस्तों हमारा चिंतन कौशल में आता है। यहाँ पर जो राइट होगा दोस्तों सी हमारा राइट होगा, सी हमारा राइट है। बहुत जबरदस्त। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा। जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है। ऑप्शन ए है आक्रामक व्यवहार, ऑप्शन बी है सीखने में त्रुटियां, ऑप्शन सी है अत्यधिक बोलना, ऑप्शन डी है अतिक्रियाशीलता। बताइए आप लोग आंसर देखिए दोस्तों, अच्छे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही एग्ज़ाम को जो है ना बिल्कुल एग्ज़ाम में बिल्कुल पेपर में आग लगा देना है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल अच्छा करना है, ज़बरदस्त करके आना। ये चीज़ आप सोच के चलिए। इसका जो बता दो दोस्तों, जब बच्चा एक निम्नलिखित व्यवहार करता है और तनावग्रस्त है बच्चा, तो वो क्या करेगा? सीखने में त्रुटियां करेगा। भाई गलतियां तो करें नहीं। अत्यधिक बोलना मतलब बच्चा जो है वाचाल हो गया, बहुत बोल रहा है एकदम। हमारे मतलब अत्यधिक बोलने का मतलब क्या हो गया? बहुत बोलने वाला, वाचाल जिसको हम लोग बोलते हैं। अतिक्रियाशीलता, अतिक्रियाशीलता का मतलब होता है हाइपर एक्टिविटी। क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी। देखिए जब बच्चा तनावग्रस्त में होता है तो तनावग्रस्त बच्चा जो है आक्रामक तरीके से बर्ताव करता है, और एक शिक्षक जो है ये चीज़ जो है बहुत जल्दी समझ लेता है और उस स्थिति को जो है प्रतिक्रिया करके बहुत ही सावधानी से इसका क्या करता है? सॉल्यूशन करता है। तो ये चीज़ समझ सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा जो है तनावग्रस्त है तो सीधी सी बात है वो आक्रामक व्यवहार कर रहा है, और ये चीज़ जो है शिक्षक बहुत जल्दी समझता है और उस क्रिया को जो है सावधानी पूर्वक जो है इसका सॉल्यूशन करता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आक्रामक व्यवहार, ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, बल्कि वाचाल नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा। धातुओं के एक अनुपयुक्त गुण की पहचान करनी है। ऑप्शन ए है कम चमक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी नम्यता, ऑप्शन सी ऊष्मा की सुचालक, ऑप्शन डी तन्यता। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? धातु के एक अनुपयुक्त गुण की पहचान करना है। अगर मैं तन्यता की बात करूं, तन्यता का मतलब क्या होता है? तन्यता का मतलब होता है दोस्तों लचीली। आप लोग आंसर करिए तब तक मैं एक चीज़ बता देता हूँ। तन्यता का मतलब होता है लचीली, मतलब इसमें जो है धातु को पतले तार में बदला जाता है। ठीक है, ये तो धातु में, ये तो बिल्कुल सही है। अगर मैं ऊष्मा की सुचालक की बात करूँ तो भाई बिल्कुल धातु जो है ऊष्मा की सुचालक होती है। अगर मैं नम्यता की बात करूँ
तो नम्यता जो है धातु में नम्यता पाई जाती है। जैसे आप क्या करते हैं, धातु को देखा होगा पीट पीट कर जो है पतली चादर बनाना, तो वही तो नम्यता होता है। अगर मैं बात करूं कम चमक, कम चमक नहीं होती, धातु चमकदार जरूर होती है लेकिन कम चमक की बात नहीं करता है। तो यहाँ पर जो अनुपयुक्त गुण है वो है हमारा ऑप्शन ए, कम चमक। ये चीज़ नहीं होता है, कम चमक अधिक चमक नहीं आता है, अधिक चमक नहीं आता है, हमारा जो होता है चमकदार होता है। तो ए ऑप्शन हमारा जो है राइट होगा दोस्तों, कम चमक। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा अंकुरण का एक कारक नहीं है? ऑप्शन ए है जल और हवा, ऑप्शन बी है सूर्य की किरणें, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा अंकुरण का एक प्रकार नहीं है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो बीज होता है, बीज क्या है? बीज अनिवार्य रूप से बीज अंकुरण की प्रक्रिया के माध्यम से नवजात पौधे में विकसित होता है। और अंकुरण के लिए क्या होता है? अंकुरण के लिए दोस्तों मैं बता दूं, पानी की जरूरत होती है, वायु और सूर्य की रोशनी, इन तीनों की जरूरत पड़ती है। अगर इनमें से मैं बता दूं किसी एक की अगर अनुपस्थिति हुई तो ये कार्य पूरा नहीं हो सकता है। ना तो हमारा यहाँ पर कारक ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, क्योंकि भैया अंकुरण के लिए जल और हवा और सूर्य की किरणें इन सब की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा एक कारक नहीं है। तो हमारा जो राइट होगा ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। कारक सारे हैं, जल और हवा, सूर्य की किरणें सबकी जरूरत है, लेकिन यहाँ पर कारक नहीं की पूछ रहा है, तो ऑप्शन हमारा डी राइट है। बहुत जबरदस्त, आगे चलते हैं। ये चीज हुई क्लियर। देखिए एक्सप्लेन थोड़ा सा करना पड़ता है जिसमें से आपको समझ में आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए वो बात, और वो चीज़ आप जो है ना कभी भूलें ना, इसलिए जो है एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर पर। आगे आपका दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का मानव जनित स्रोत है? ऑप्शन ए है विद्युत चुंबकीय विकिरण, ऑप्शन बी है गामा किरणें, ऑप्शन सी है कॉमिक किरणें, ऑप्शन डी है नाभिकीय रिएक्टर। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का मानव जनित स्रोत है? ये जो है आपका होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पर कमेंट मत करिए, आखिरी में जाइए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो है वहाँ पर करिए। बाकी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है PDF भी प्रोवाइड होता है। और बाकी जो है दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए। रोज डेली आप जो है लाइव टेस्ट आपका होता है, मिस मत करिए, लाइव टेस्ट डेली दीजिए। बाकी घर पे रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। और दोस्तों एक चीज़ और, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।